अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। उन नेताओं मुसलमान नेताओं के ऊपर आई है जो अपने टाइम के बाहुबली थे। अपने इलाके में जहाँ वे रहते हैं तो आज भी मतलब उनके लोग नाम से डरते हैं। हालांकि इनका इंतकाल भी हो चुका है, कई लोग हैं इनका इंतकाल हो चुका है, और लेकिन अपने उनके दौर में जहाँ के वो रहने वाले थे, चाहे जितना बड़ा नेता हो, कोई बड़ा अफसर हो, सब इनके आगे कुछ नहीं थे। ये अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। खुद ही फैसला करना था, खुद ही इस कानून था, सब कुछ खुद ही था। तो ये बाहुबली नेता कौन थे, तो इस वीडियो के ज़रिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन मुस्लिम नेता हैं जो अपने टाइम के बहुत बड़े माने गिराने लोग थे, जिनसे लोग डरते थे। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस अफसर सब डरते थे इनसे। तो चलिए आइए पहले वीडियो हम लोग देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, भले ही आज के दौर में भारत की राजनीति में मुसलमान काफ़ी पीछे नजर आते हों, उनका इन्फ्लुएंस और उनका असर काफ़ी कम हो चुका हो, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस तरह के हालात हमेशा से नहीं हुआ करते थे। बल्कि कम रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे नेता पैदा होते रहे कि जो अपनी सीट से लगातार कई बार विधायक बने, कई बार लोकसभा पहुंचे, इवन कई बार तो कई स्टेट के मुख्यमंत्री तक बन गए। और हद तो तब हो गई कि जब कुछ मुस्लिम नेताओं ने बाहुबल का भी सहारा लिया, जिसकी मदद से वो ताकत के मामले में मानो आसमान पर पहुंच गए। अपने असर और दबदबे के बलबूते पर उन्होंने अपने पूरे इलाके पर खुद ही राज करना शुरू कर दिया। किसी की हुकूमत आए जाए, कोई भी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस इलाके की राजनीति में उनकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिला करता था। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत की राजनीति के कुछ ऐसे ही मुस्लिम चेहरों से मिलवाएंगे कि जिनके सामने ताकत, रोबो दबदबे के मामले में कोई भी नहीं टिका करता था। आज की वीडियो का आगाज करते हैं बिहार से और बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में कि जिसके बारे में कहा जाता था कि पूरे ही बिहार के इतिहास में अभी तक इतना ज्यादा ताकतवर और इतना बड़ा बाहुबली नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ है। एक ऐसा ताकतवर और असरदार इंसान कि जिसकी अपने इलाके में अपनी ही हुकूमत चलती थी। यानी भारत के बाकी इलाकों से उलट इस इंसान के इलाके के लोग कोर्ट कचहरी पुलिस के पास जाने की बजाय अपने सारे मामलात को लेकर इस इंसान के पास जाया करते थे। और इस इंसान का हर दिन दरबार लगा करता था, जहां पर अर्जियां सुनी जाती थी, बाद में फैसले किए जाते थे और इस इंसान का फरमान ही आखिरी फैसला माना जाता था। हैरानी की बात तो ये है कि इस इंसान की ताकत, शोहरत और असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर और इलाका तो छोड़िए, इस इंसान को जब जेल में बंद किया गया तो एक लंबे वक्त तक जेल वगैरह में भी इस इंसान का दरबार लगता रहा। यानी लोग अपनी फरियादें वगैरह लेकर आते थे और जेल के अंदर से ही ऑन द स्पॉट फोन वगैरह के जरिए से फैसला सुना दिया जाता था। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के एक मशहूर बाहुबली नेता और सीवान से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ साहेब के बारे में। साहेब इसलिए क्योंकि रोबो दबदबे का आलम तो इतना था कि कोई भी इंसान मोहम्मद शहाबुद्दीन या शहाबुद्दीन कहा ही नहीं करता था, बल्कि हर कोई साहेब कहा करता था। इवन आज के दौर में भी अगर आप लोग सीवान के इलाके में जाएंगे तो वहाँ के लोकल इलाकों के ज्यादातर लोग आज भी नाम वगैरह लेने की बजाय साहेब ही कहते हैं। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि बिहार के मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी भी यूपी के मुख्तार अंसारी से कुछ मेल खाती है। वो इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी की तरह ही मोहम्मद शहाबुद्दीन भी किसी के लिए तो एक मजा हुआ धाकड़ नेता है, तो किसी के लिए एक गैंगस्टर, कातिल और सबसे बड़ा अपराधी, तो किसी के लिए वो एक रॉबिन हुड है, यानी कि गरीबों, कमजोरों और दबे कुचले लोगों का सबसे बड़ा मसीहा। नजर डालें कहानी पर तो कहानी का आगाज होता है 10 मई सन 1967 से कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म एक मुस्लिम राजपूत फैमिली में हुआ था। इनका जन्म हुआ था प्रतापपुर नाम के एक ऐसे गांव में जो बिहार की सीवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के काबिल नेताओं में भी गिना जाता था, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में MA किया बल्कि उसके बाद PhD भी की थी। और माना जाता है कि पढ़ाई के दौरान ही इनकी एंट्री राजनीति में हुई थी। बात करें पॉलिटिकल करियर की तो पहला इलेक्शन लड़ा सन 1990 में विधायकी का, जिसमें जीत हासिल की, और उसके बाद 1995 में लगातार दूसरी बार इलेक्शन में जीत हासिल की। 1996 में पहली बार लोकसभा के इलेक्शन में किस्मत आजमाई, उसमें भी सीवान से जीत हासिल की। और इस तरह से वो न सिर्फ 2 बार विधायक चुने गए बल्कि आगे 4 बार लगातार उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन भी जीता। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक नेता के अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन की 2 और भी इमेज थी, एक तो रॉबिन हुड की और दूसरी क्रिमिनल की। रॉबिन हुड की इमेज उस पैरेलल सिस्टम के जरिए से बनी जो उन्होंने अपने सीवान के इलाके में तैयार कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि कई दशकों तक लगातार सीवान के पूरे इलाके पर सिर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन की ही तोती बोला करती थी। यानी सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन राज शहाबुद्दीन का ही चला करता था। हर दिन दरबार लगा करता था, जिसमें लंबी लंबी लाइन लगती थी, लोग वहां पर पहुंचा करते थे और अपने बहुत सारे मामलात को हल करवाया करते थे। ये मामले कभी तो शादी ब्याह से जुड़े हुए होते थे, तो कभी फैमिली डिस्प्यूट होता था, कभी जमीन का कोई विवाद होता था, कभी नौकरी का चक्कर, तो कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी कर्जा वगैरह किसी के ऊपर हो, कभी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, तो कभी एजुकेशन से रिलेटेड कोई जरूरत। यानी इस तरह के जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए इशूज हैं, इन सबको ही हल किया जाता था, वो भी बिल्कुल एक फरमान के साथ ही, यानी कि ऑन द स्पॉट। हेल्थ या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इशूज तो ऐसे हैं कि जिनमें वाकई मोहम्मद शहाबुद्दीन के दौर में इस तरह का काम किया गया था कि जिसकी तारीफें उनके
मुखालिफ भी किया करते थे। मिसाल के तौर पर जैसा कि आज भी हमको मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब तक सीवान के इलाके में मोहम्मद शहाबुद्दीन का असर और इन्फ्लुएंस बाकी रहा था, तब तक किसी भी डॉक्टर की वहाँ पर यह हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी मरीज से 50 रुपए से ज्यादा चार्ज कर सके, क्योंकि सीवान के साहिब यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरफ से मैक्सिमम 50 रुपए ही फीस सेट की गई थी। यही वो सारी चीजें थी कि जिनकी वजह से शहाबुद्दीन वहाँ के गरीब और कमजोर तबके में न सिर्फ हद से ज्यादा पॉपुलर हो गए, बल्कि एक मसीहा के तौर पर अपनी इमेज बनाने में भी कामयाब रहे। और इसी रॉबिन हुड की इमेज का ही नतीजा था कि लगातार होने वाले चुनावों में शहाबुद्दीन को कामयाबियां मिली, इवन जेल के अंदर से भी। और इसी रॉबिन हुड की इमेज का ही असर था कि एक के बाद एक लगातार होने वाले चुनावों में शहाबुद्दीन को कामयाबियां मिलती रहीं। मगर दोस्तों, पॉलिटिक्स और रॉबिन हुड की इमेज के बाद अब नंबर आता है क्राइम की दुनिया का, क्योंकि जिस शहाबुद्दीन को हजारों या फिर लाखों लोग अपना मसीहा माना करते थे, उसी शहाबुद्दीन के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 30 से भी ज्यादा केसेस दर्ज थे, जिसमें से 2 मामलों में तो कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा तक सुना दी गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरह ही शहाबुद्दीन की क्राइम की दुनिया में भी एंट्री कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई थी, क्योंकि सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर पहला क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका था। वैसे तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिमिनल केसेस की ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, मगर फिर भी इन सारों में से जो मामला सबसे ज्यादा मशहूर है और जिस मामले में कोर्ट ने उम्र कैद तक की सजा तक सुना डाली थी, वो वही मामला है कि जिसको तेजाब कांड के नाम से याद किया जाता है। और यही वो तेजाब कांड था कि जिसने मोहम्मद शहाबुद्दीन की असर रसूख और राजनीतिक जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। तेजाब कांड और इस तरह के बहुत सारे केसेस की वजह से अपनी जिंदगी के आखिरी कई साल मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल के अंदर ही गुजारे थे। कोर्ट ने तो पहले ही चुनाव लड़ने से भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जिसकी वजह से फिर इनकी पार्टी आरजेडी ने इनकी जगह पर इनकी वाइफ यानी हिना शहाब को मैदान में उतारा। हिना शहाब एक के बाद एक कई चुनाव लड़ चुकी हैं, मगर अभी तक उनको किसी भी चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। और दूसरी तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी 21 मई 2021 को कोरोना की वजह से सिर्फ 53 साल की उम्र में मौत हो गई थी। फिलहाल अब अगर आगे बढ़ें तो ताकतवर बाहुबली मुस्लिम नेताओं की इस लिस्ट में अगला नाम है मुख्तार अंसारी का। इस इंसान की ताकत, शोहरत, असर और दबदबे का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 20 साल जेल में काटने के बाद भी जब 2024 28 मार्च के दिन इस इंसान की मौत होती है, तो गवर्नमेंट को न सिर्फ पूर्वांचल के पूरे इलाके में हद से ज्यादा सिक्योरिटी को स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 144 यानी कि धारा 144 भी लगानी पड़ती है। ये वही मुख्तार अंसारी है कि जिसकी एक लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश के खास इलाके के जिसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है उसमें तोती बोला करती थी। गवर्नमेंट किसी की भी आए या जाए, मुख्तार अंसारी के दबदबे और असर पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अगर कभी मुख्तार अंसारी खुली जीप में अपने पूरे काफिले के साथ निकल जाया करता था तो पूरे इलाके में दहशत फैल जाती थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि या तो कुछ बड़ा हो चुका है या फिर शायद कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्तार अंसारी की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि कोई तो इस इंसान को बाहुबली कहता है, कोई माफिया कहता है, कोई डॉन कहता है, कोई गुंडा कहता है, कोई मुजरिम कहता है, तो कोई गरीबों का मसीहा कहता है, रॉबिन हुड कहता है, तो कोई तो हद करते हुए भगवान तक कह डालता है। दोस्तों, मशहूर फ्रीडम फाइटर मुख्तार अहमद अंसारी और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान या फिर 10 साल तक लगातार देश के उपराष्ट्रपति रहने वाले हामिद अंसारी, ये सारी वो बड़ी और मशहूर पर्सनैलिटीज हैं कि जिनके खानदान में ही यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ था। ये फैमिली ऐसी है कि जिसका लंबे वक्त से ही इंडिया की राजनीति में बड़ा दबदबा माना जाता है। इवन 2024 के इलेक्शन में भी मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं यानी कि अफजाल अंसारी, उन्होंने अपनी सीट से बड़ी जीत हासिल की है। माना जाता है कि शुरुआती दिनों में मुख्तार अंसारी एक अच्छे निशानेबाज और क्रिकेटर हुआ करते थे। यही वजह है कि ये भी कहा जाता है कि अगर मुख्तार अंसारी की एंट्री पॉलिटिक्स में न होती तो शायद वो एक अच्छे क्रिकेटर होते। फिलहाल उनकी राजनीति की शुरुआत एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर हिंदू विश्वविद्यालय से ही हो गई थी और बाद में पॉलिटिक्स में उनका कद दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। मगर वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि जैसे जैसे मुख्तार अंसारी का पॉलिटिक्स में दबदबा बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे क्राइम की दुनिया में भी मुख्तार अंसारी का कद बढ़ता चला गया। ज्यादा से ज्यादा ठेके लेने के लिए जो झगड़ा बस एक कंपटीशन के तौर पर शुरू हुआ था, वो ब्रिजेश सिंह के साथ आगे एक गैंग वॉर में बदल गया और मानो फिर तो हर तरफ खून ही खून उस इलाके में नजर आने लगा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब 2005 में फाइनली मुख्तार अंसारी को जेल में भी जाना पड़ा और फिर 2005 से लेकर 2024 तक लगातार यानी 19 साल तक मुख्तार अंसारी का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल ही रहा। 2024 में भी जब जेल से बाहर आने का नंबर आया तो मुख्तार अंसारी खुद नहीं बल्कि उनकी डेड बॉडी बाहर आई। मगर मुख्तार अंसारी का असर, दबदबा और वो जो रॉबिन हुड वाली छवि थी यानी एक मसीहा वाली छवि, उसका असर इतना था कि जेल में रहने के बावजूद भी लगातार मुख्तार अंसारी ने एक के बाद एक 5 चुनाव जीते। यानी अपनी जिंदगी में वो जो मऊ की सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे थे, उसमें से आखिर के 3 बार तो वो सिर्फ और सिर्फ जेल के अंदर से ही रहकर जीते थे। इसी से पता चलता है कि आम और कमजोर लोगों के बीच मुख्तार अंसारी की छवि किस तरह की थी। हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम है अतीक अहमद का। किसी दौर में यूपी के एक गरीब तांगे वाले के घर में जब अतीक अहमद की पैदाइश हुई थी, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लड़का आगे चलकर यूपी का सबसे बड़ा और ताकतवर बाहुबली नेता बन जाएगा। एक ऐसा बाहुबली नेता कि जिससे टकराना तो दूर बल्कि टकराने के बारे में कोई सोचा भी नहीं करेगा। मगर दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिटिक्स से पहले भी अतीक अहमद की एंट्री क्राइम की दुनिया में हो चुकी थी। गरीब घर में पैदा होने वाले अतीक अहमद ने कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के लिए ट्रेन वगैरह से कोयला चोरी करने से शुरुआत की थी और फिर वक्त के साथ हालात इतनी तेजी के साथ बदले कि सिर्फ 17 साल की उम्र में ही अतीक अहमद का नाम मर्डर केस में भी आ चुका था। पॉलिटिक्स में भी अतीक अहमद ने जब कदम रखा था तो हालात के हिसाब से वक्त वक्त पर कई पार्टियां तो बदली, मगर जिस सीट पर भी, जिस हालत में भी, जिस तरह से चुनाव लड़ा, हमेशा विधायकी के चुनाव में जीत ही मिली। और 2004 में फाइनली जब पहली बार कई बार के एमएलए रहे अतीक अहमद ने लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया तो फूलपुर सीट से लोकसभा के चुनाव में भी जीत मिली और इस तरह से अतीक अहमद की एंट्री लोकसभा के अंदर भी हुई। अब आप में से बहुत सारे लोग फिर से यही सोच रहे होंगे कि अगर अतीक अहमद के ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस वगैरह थे तो फिर बार बार अतीक अहमद को जीत कैसे मिल जाती थी। तो उसका जवाब ये है कि अतीक
अतीक अहमद की जो इमेज थी आम और कमजोर लोगों के बीच वो एक रॉबिन हुड की थी। गरीब लोग अतीक अहमद को अपने कैसे मसीहा के तौर पर देखते थे कि जो उनको ताकतवर लोगों से बचाता था, जो उनकी न सिर्फ माली तौर पर बल्कि उनके बच्चों की एजुकेशन में, हेल्थ वगैरह में खूब मदद किया करता था। जब भी किसी आम बंदे का कोई मैटर होता, कोई केस फंसता, कोई परेशानी होती तो अतीक अहमद के सिर्फ एक फोन पर ही सब कुछ सुलझ जाया करता था। लेकिन दोस्तों 2004 में एक तरफ तो अतीक अहमद ने लोकसभा में एंट्री मारी तो यहीं से ही अतीक अहमद की राजनीतिक जिंदगी का भी ढलान शुरू हुआ। पहले तो राजूपाल मर्डर केस हुआ और फिर 2007 में जाकर मदरसा कांड हुआ। इन सभी ने ही अतीक अहमद की इमेज को पब्लिक में पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इसके साथ ही अब यूपी में मायावती की गवर्नमेंट भी आ चुकी थी, जिन्होंने अतीक अहमद की सारी फाइल्स को खोलकर सही तरीके से अतीक अहमद को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। दूसरे बाहुबली नेताओं की तरह अतीक अहमद का भी आखिरी वक्त ज्यादातर जेल में ही गुजरा और आखिर के कई साल अतीक अहमद का ठिकाना सिर्फ इस जेल से उस जेल और उस जेल से इस जेल रहा। लेकिन इन जेलों में रहने के बावजूद भी अतीक अहमद को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अतीक अहमद का अपना नेटवर्क था, यही वजह थी कि इन जेलों से ही न सिर्फ अतीक अहमद ने चुनाव लड़े बल्कि ऐसे ऐसे काम किए कि जिसने आम लोग तो आम लोग बल्कि प्रशासन के भी होश उड़ा दिए थे। मगर फिर 2023 में जब उमेश पाल का मर्डर हुआ, जो राजूपाल केस का मेन गवाह माना जाता था, तो गवर्नमेंट ने अतीक अहमद के ऊपर बड़ा शिकंजा कसना शुरू किया। पहले तो उन सारे शूटर्स या उन लोगों का ही इनकाउंटर कर दिया गया कि जो इस मर्डर में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व थे, जिसमें खुद अतीक अहमद का एक बेटा असद भी शामिल था। और फिर कुछ दिनों के बाद ही मतलब 21 अप्रैल 2023 के दिन कुछ लोगों ने मीडिया के सामने ही इवन पुलिस की मौजूदगी में गोलियां चलाकर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को कत्ल कर दिया। अब अगर आगे बढ़े तो हमारी इस लिस्ट में अब अगले जिस मुस्लिम ताकतवर नेता का नाम है वो है रामपुर के आजम खान। वैसे तो पिछले 3 नेताओं से उलट न तो ये क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व थे, न ही कोई गैंगस्टर वगैरह थे, लेकिन भारत की राजनीति में इन्होंने जो मकाम, जो ताकत, जो रोबो दबदबा हासिल किया वो पिछले तीनों बाहुबली नेताओं में से किसी के भी पास नहीं था। ये वही आजम खान है कि जिनकी गिनती लंबे वक्त तक भारत के सबसे ताकतवर नेताओं के साथ की जाती थी। आबादी के हिसाब से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी राजनीति में इनकी इजाजत के बगैर किसी दौर में एक पत्ता भी नहीं हिला करता था। कहने को तो ये उत्तर प्रदेश की सीएम की सीट पर कभी नहीं बैठे, मगर 2 नंबर पर रहे और 2 नंबर पर भी इस तरह से रहे कि वहाँ का जो सीएम हुआ करता था वो इनकी इजाजत के बगैर कोई फैसला शायद ही लिया करता था। आजम खान की राजनीतिक कद और उनकी राजनीतिक समझ का अगर अंदाजा लगाना है तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जो शायद ही देश के गिने चुने नेताओं के नाम दर्ज होगा। वो ये है कि वो एक ही सीट से लगातार 9 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं और इसी सीट यानी कि रामपुर से ही वो एक बार सांसद भी चुने जा चुके हैं। 1948 में रामपुर में जन्म लेने वाले आजम खान ने शुरुआती पढ़ाई अपने इलाके में ही की थी और फिर बाद में अपनी लॉ की पढ़ाई मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। उसी दौर में ही वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो चुके थे। इंदिरा गांधी के दौर में जब इमरजेंसी लगी तो देश के बहुत सारे नेताओं की तरह आजम खान ने भी गवर्नमेंट का पुरजोर विरोध किया, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। जेल से वापस आने के बाद ही उन्होंने विधायकी वगैरह का चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसमें पहली बार में उनको हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल उसके बाद लगातार उन्होंने चुनाव जीतना शुरू किया और 1992 में जब यूपी में एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, उसको बनाया गया, तो आजम खान उन गिने चुने लोगों में शामिल थे कि जिनके साथ मिलकर ही मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी। और उसके बाद से लगातार अगले कई दशकों तक मुलायम और आजम खान की दोस्ती पूरे देश में मशहूर रही। ये मुलायम सिंह यादव और आजम खान की दोस्ती का ही नतीजा था कि समाजवादी पार्टी न सिर्फ पूरे यूपी में इतनी जल्दी मजबूत होने में कामयाब रही बल्कि लंबे वक्त तक फिर उसने इस प्रदेश पर राज भी किया। मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को अपना राजदार बनाया और हमेशा अपनी गवर्नमेंट में नंबर 2 की पोजीशन पर रखा। देश के सबसे काबिल नेताओं में गिने जाने वाले आजम खान को शब्दों का जादूगर यानी शब्दों का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो स्पीच देते हैं या जिस तरह से वो मीडिया का जवाब देते हैं वो यकीनी तौर पर जुदा होता है। हालांकि दोस्तों एक सच्चाई ये भी है कि वो आजम खान के जिनके एक इशारे पर किसी दौर में देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति चला करती थी, आज वही आजम खान अपने राजनीतिक जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वो कभी जेल जाते हैं तो कभी जेल से बाहर आ भी जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सैकड़ों केसेस लगे हुए हैं, जिसमें बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे अजीबोगरीब केस भी शामिल हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन और आज नेटवर्क चलते बेहतरीन वीडियो थी। ये वो नेता हैं जो वाकई में इनका दबदबा था, बाहुबली हैं कहा जाता था, इनके एक इशारे पे कुछ भी हो जाता था, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई बड़ा बड़ा नेता हो। ये अपने इलाके के किंग थे, समझ लीजिए, इनके आगे किसी की नहीं चलती थी। तो ये थी उनकी कहानी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।